नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर लेसन चल रहा है डीसी जनरेटर, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। हर कंपटीशन एग्जाम में इस लेसन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथियों हम 2 क्लास लगा चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और डीसी जनरेटर के भाग पढ़ने हमने प्रारंभ किए थे कि डीसी जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। उसके अंदर हमने फील्ड पोल्स के बारे में पढ़ लिया, उसका क्या काम होता है, किस मटेरियल से वो बनता है। उसके बाद हमने फील्ड पोल के बारे में पोल शू के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने आर्मेचर के बारे में पढ़ लिया। ये हमने सब कुछ पहली क्लास के अंदर कवर किया था। इसके बाद साथियों हमारी सेकंड क्लास थी जो डीसी जनरेटर की। उसके अंदर मैंने आपको जो आर्मेचर के अंदर हम लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग जो करते हैं उसके बारे में पूरा डीप बताया था कि किस प्रकार से लैप वाइंडिंग की जाती है और कैसे उसके आर्मेचर से लैप वाइंडिंग करते हुए हम सिरे उसके कम्यूटेटर पर आकर सोल्डर कर देते हैं। तो वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं, लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हमारी सेकंड क्लास के अंदर हमने जानकारी ले ली थी। साथियों आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर हम डीसी जनरेटर के जो आगे के जो भाग रह गए उसको सारे भागों को आज इस क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ हमारा जो डीसी जनरेटर के जो पार्ट्स हैं उसका टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा आज की क्लास के अंदर। इसके बाद हम इस लेसन के अंदर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और आगे चलते रहेंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। हमने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में पूरे डीप से डीप पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं डीसी जनरेटर का चौथा पार्ट्स कम्यूटेटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है दिक् परिवर्तक। साथियों अपने 3 जो भाग हैं वो कर चुके हैं। पहला भाग हमने डीसी जनरेटर की बॉडी के बारे में पढ़ा था, दूसरा भाग हमने फील्ड पोल के बारे में पढ़ा है, तीसरा भाग हमने डीसी जनरेटर का आर्मेचर पढ़ लिया और चौथा भाग हमारा अब कम्यूटेटर रह गया। तो साथियों क्या होता है कम्यूटेटर? देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर के अंदर हम या तो लैप वाइंडिंग करेंगे या फिर वेव वाइंडिंग करते हैं। दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है वो हम सेकंड क्लास में पूरा अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि लैप वाइंडिंग में करंट ज़्यादा मिलती है और वेव वाइंडिंग के अंदर हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलती है। तो हमारे लोड के आवश्यकता के अनुसार हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर में या तो लैप वाइंडिंग करेंगे या वेव वाइंडिंग करेंगे। तो 2 क्लास मेरी हो चुकी है, पहले आप उन 2 क्लास को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप आज की क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो साथियों क्या था, मान लीजिए हमने डीसी जनरेटर के अंदर लैप वाइंडिंग कर दी। कहाँ करेंगे हम लैप वाइंडिंग? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम शायद लैप वाइंडिंग फील्ड पोल पर करते हैं। फील्ड पोल पर नॉर्मल एक वाइंडिंग होती है जो एक पोल से होती हुई दूसरे पोल की तरफ जाती है। बस विशेष ध्यान ये रखा जाता है उस वाइंडिंग के अंदर कि अगर एक पोल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे पोल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि दोनों के अंदर विपरीत ध्रुवता वाले अपोजिट पोल बन जाए। एक में N बने, दूसरे में S बने। लेकिन आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो हम करते हैं लैप या वेव। अब हमने मान लीजिए लैप वाइंडिंग आर्मेचर के अंदर कंप्लीट कर दी। अब कंप्लीट करने के बाद आर्मेचर के जो वाइंडिंग के लैप वाइंडिंग के जो सिरे हैं, बहुत सारी वाइंडिंग आ जाती है, बहुत सारी वाइंडिंग आ जाती है। जितनी अधिक अपने वाइंडिंग करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ भी ज्यादा बनता जाएगा। तो बहुत सारी वाइंडिंग आर्मेचर में करते हुए हम लैप वाइंडिंग करने का मैंने आपको तरीका सिखाया था। तो वो जो आर्मेचर से जो बहुत सारी वाइंडिंग्स बाहर निकल कर आ गई, लगभग मान लीजिए 50 वाइंडिंग है और उसके 100 सिरे हैं, क्योंकि एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं, तो उसके 100 सिरे आगे, 100 उसके पॉइंट्स आगे। अब 100 पॉइंट्स को हमें कम्यूटेटर की पत्तियों से सोल्डर करने हैं।
क्योंकि होता क्या है साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था कि आर्मेचर जो फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपनी लेप या वेव वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज जो उत्पन्न करता है, वो वोल्टेज क्या होती है, ऐसी प्रकार की वोल्टेज होती है, साइनसोइडल उसकी वेव फॉर्म होती है। लेकिन हमें तो डीसी प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारा लेसन का नाम है डीसी जनरेटर, और हमें आउटपुट में डीसी ही प्राप्त करनी है। लेकिन आर्मेचर ने एसी प्राप्त करके दी है, हमें डीसी प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। तो एसी से डीसी बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो हम रेक्टिफायर्स के अंदर पढ़ेंगे कि हम रेक्टिफायर्स लगाकर भी एसी को डीसी बना सकते हैं, एससीआर लगाकर भी हम एसी को डीसी बना सकते हैं। लेकिन मूविंग पार्ट से अगर अपने को एसी से डीसी बनाना है तो फिर वहां अपने को कम्यूटेटर यूज करना पड़ता है। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, आपको ये पता होनी चाहिए कि हम डीसी मशीन के अंदर और स्पेशली जनरेटर के अंदर हमने कम्यूटेटर क्यों यूज किया। हमने आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे हैं वो कम्यूटेटर पर क्यों सोल्डर किए हैं, तो वो इसलिए सोल्डर किए हैं ताकि हमें एसी से डीसी मिल जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है कि कम्यूटेटर क्या काम करता है। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है, एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये हम पढ़ेंगे हमारी 5 नंबर क्लास के अंदर, क्योंकि उससे पहले हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कम्यूटेटर एसी को डीसी बना देता है। इसमें ऐसा क्या सिस्टम हो जाता है कि ये एसी को डीसी बना देता है, तो वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं साथियों। लेकिन सबसे पहली बात आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि जो कम्यूटेटर होता है वो वर्ताकार शेप होता है, उसका जो आकृति है वो वर्ताकार आकृति वाला होता है, और इस प्रकार से उसकी संरचना होती है। इसके बीच के अंदर ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें अपने सामान्य भाषा में कम्यूटेटर की पत्तियां बोली जाती है। तो ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना साथियों, जितने कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होंगे उतनी ही आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग्स होंगी, चाहे वो लेप है या वेव वाइंडिंग है। ये मान लीजिए कम्यूटेटर के सेगमेंट्स है, कम्यूटेटर की पत्तियां हैं इस प्रकार से। बाकी मैं आपको इसका पूरा विजुअल भी दिखाऊंगा अभी कम्यूटेटर किस प्रकार से होता है। डीसी जनरेटर को हम खोलकर देखेंगे। और यहां इसके साथ चिपके होते हैं कार्बन ब्रश। ये हमारे कार्बन ब्रश हैं जिनसे अपने आउटपुट में वोल्टेज बाहर लेने वाले हैं। यहां इसके ऊपर कार्बन ब्रश का दबाव बनाने के लिए स्प्रिंग होता है, और ये जो कार्बन ब्रश और स्प्रिंग ये ब्रश होल्डर के अंदर कसे होते हैं। इस प्रकार से ये स्प्रिंग है जो कि ये स्प्रिंग क्या काम करेगा, कार्बन ब्रश का दबाव प्रॉपर कम्यूटेटर पर बनाए रखेगा। और ये जो कार्बन ब्रश है ब्रश होल्डर है, ये क्या काम होते हैं, ये एक छल्लाकार एक रिंग होती है जिनके ऊपर ये लगे होते हैं। इस प्रकार से एक छल्लाकार रिंग होती है जिसके ऊपर ये लगे होते हैं। इसे हम बोलते हैं रोकर आर्म, इसे हम बोलते हैं रोकर आर्म। ये हमारा है ब्रश होल्डर। ये कार्बन के बने हुए ब्रश हैं। ये हमारा कम्यूटेटर है। ये सेगमेंट्स हैं। इस प्रकार से एक छल्लाकार रिंग यहां भी होगी। अब इसका क्या काम होता है वो भी अपने नेक्स्ट हमारा यही कार्बन ब्रश का और इनका टॉपिक आने वाला है तो वो देख लेंगे। लेकिन हम कम्यूटेटर देख रहे हैं तो कम्यूटेटर के बारे में समझो साथियों कि ये कम्यूटेटर है हमारा वर्ताकार आकृति का होता है, और जितनी आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग्स होंगी उतने के उतने कम्यूटेटर की पत्तियां होंगी, क्योंकि जितनी वाइंडिंग है उतने ही सिरे आकर इस पर आकर सोल्डर हो जाएंगे। तो कम्यूटेटर की 1 नंबर वाइंडिंग मान लीजिए यहां सोल्डर हो गई,
उसका पहला सिरा यहां सोल्डर हुआ, दूसरा मान लीजिए यहां सोल्डर हो गया, ये एक बाइंडिंग हो गई। दूसरी बाइंडिंग का मान लीजिए सिरा यहां, पहला सिरा यहां सोल्डर हुआ, दूसरा यहां सोल्डर हो गया। तीसरी बाइंडिंग का पहला सिरा यहां सोल्डर हुआ, दूसरा यहां हो गया। तो इस प्रकार से ये बाइंडिंग करते जाते हैं। तो ये नेप बाइंडिंग है। कैसे करते हैं ये मैंने आपको दूसरी क्लास के अंदर बता दिया था। तो जितनी आर्मेचर के अंदर बाइंडिंग्स होंगी उतने ही कम्यूटेटर के अंदर सेगमेंट्स होंगे। और यहां लगे होते हैं हमारे कार्बन के बने हुए ब्रश। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों याद रखेंगे कि कम्यूटेटर का क्या काम होता है। कम्यूटेटर क्या काम करता है, एसी सप्लाई को वो डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है 5 नंबर क्लास आप देख लीजिएगा मेरी, जब आएगी उसमें आपको पूरे विस्तार से मैं बता दूंगा। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स है, कम्यूटेटर की पत्तियां हैं। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं, जो पत्तियां हैं, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा विजुअल। उसमें आप देखोगे कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं, पत्तियां बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियां होती हैं। ये जो सेगमेंट्स है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूं, क्योंकि मुश्किल तो है नहीं। तो सबसे पहले हम इसका कार्य लिख लेते हैं कि क्या काम करता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का जो काम है वो है, क्या काम है इस कम्यूटेटर का कि साइन वेव एसी को फुल वेव रेक्टिफायर की तरह की जैसी डीसी वेव फॉर्म बनाना। अब साथियों एक बार डीएमआरसी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया था कि जो कम्यूटेटर होता है ये हमें पता चल गया कि एसी को डीसी बना देता है। कैसे बनाता है वो सीखेंगे हम प्रॉपर तरीके से। लेकिन डीसी भी प्योर नहीं बनाता, ये कम्यूटेटर भी डीसी प्योर नहीं बनाता। ये जो डीसी बनाता है ये फुल वेव रेक्टिफायर का हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो भी एसी को डीसी बनाता है। तो जैसे फुल वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाता है, सेम उसी प्रकार से कम्यूटेटर भी उसी की वेव फॉर्म की तरह ही एसी को डीसी बनाता है, प्योर डीसी नहीं बनाता ये। इसके बाद सेकंड लाइन हम जो लिखेंगे कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स है, ये जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स है ये किस धातु के बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन में आता है। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर, जिसे हिंदी में बोला जाता है कठोर खींचा तांबा। यानी जो कम्यूटेटर की जो पत्तियां हैं ये कोई ना कोई मटेरियल की तो बनी होगी। उस मटेरियल का नाम है हार्ड ड्रॉन कॉपर। यानी है तो तांबा ही, लेकिन वो तांबा बहुत कठोर है और खींचा हुआ है। क्योंकि होता है क्या है साथियों कि जैसे जैसे ये आर्मेचर घूमेगा उसके साथ साथ ये कम्यूटेटर भी घूमेगा, तो ब्रश इसके साथ लगा होगा। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल तांबा का ही बना देते या एल्यूमिनियम का बना देते तो ये घस जाता, ये जो पत्तियां इसकी घिस जाती टाइम के अनुसार। लेकिन घिसे ना, इसीलिए अपने इसको किससे बनाया है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाया है। यानी एक ऐसा तांबा जिसको कठोर करके खींचा गया है। तो ये काफी हार्ड तांबा है, जल्दी से ना टूट सकता है, ना मुड़ता है, ना घसता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कम्यूटेटर के अंदर। तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार और लगभग मान लीजिए हर बार कंपटीशन में आता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है कि जो हमारे जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स है, इन सेगमेंट्स के मध्य जो ये जो रिक्त स्थान बच गया, इन रिक्त स्थान के मध्य क्या भरा जाता है, इन रिक्त स्थान के मध्य क्या भरा जाता है। इन रिक्त स्थान के मध्य क्या भरते हैं साथियों, अबरख भरते हैं हम। क्यों भरते हैं उसका कारण भी अभी आपको मैं बताता हूं। पहले लिख लेंगे कि कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच
कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच इंसुलेशन माइका। आप इसका इंग्लिश में नाम जरूर याद कीजिएगा साथियों, इंग्लिश वाला नाम बहुत बार आता है, हिंदी में नहीं लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता है माइका, और हिंदी में देखोगे तो वहां भी माइका लिखा होता है, अबरक नहीं लिखा होता काफी बार। तो माइका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अबरक, अबरक भरा जाता है। यानी कि जो इसका कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच का जो स्थान है, जो गैप है, उसके अंदर हम भर देंगे अबरक। अब अबरक इसके लिए इसलिए भरा गया है ताकि ये जो आपस में जो ये कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं, मान लीजिए एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, बीच में हमने अबरक भर दिया, तो अबरक भरने से क्या होगा, दोनों ये जो पत्तियां ये शॉर्ट नहीं होंगी। शॉर्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, हमने इसको शॉर्ट होने से क्यों बचाया, क्योंकि होता क्या है साथियों, एक पत्ती से मान लीजिए पॉजिटिव हम सप्लाई ले रहे हैं, एक पत्ती से हम नेगेटिव सप्लाई ले रहे हैं। अगर ये दोनों पत्तियां आपस में जुड़ गई तो हमारा तो जो आर्मेचर है पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। आर्मेचर तो शॉर्ट सर्किट होता ही है, उसके साथ कम्यूटेटर भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो प्लस माइनस शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इससे क्या होगा, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। तो इस चीज से बचाने के लिए, क्योंकि हमें आर्मेचर से जो आउटपुट में जो सिरे निकले, हमने उनको पूरे मान लीजिए शॉर्ट करते हुए क्लोज सर्किट बना दिया, लेकिन अगर हमने इसके बीच में रोधन पदार्थ ना भरा, अगर ना भरे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव का कार्बन ब्रश है, मान लीजिए नेगेटिव का कार्बन ब्रश, अगर सारी पत्तियां आपस में जुड़ी हैं तो आपस में तो फिर ये शॉर्ट हो गए। एक पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, चौथी पत्ती सब में आपस में जुड़ी हुई है। अब जुड़ी है तो जो पॉजिटिव वाली कार्बन पत्ती है, क्योंकि एक पत्ती से तो पॉजिटिव निकलेगा और उधर वाली कोई पत्ती से नेगेटिव निकलने वाला है, तो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने से क्या होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, इस प्रकार ऐसा काम हो जाता है। तो इस चीज से बचाने के लिए और हमें प्रॉपर सही ढंग से पॉजिटिव मिले और दूसरे ब्रश से नेगेटिव मिले, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, कार्बन की ये जो अपने कम्यूटेटर की जो पत्तियां हैं, इनके बीच क्या भरा जाता है, माइका भरा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आ जाता है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के मध्य कौन सा अवरोधन पदार्थ भरा जाता है, तो हम क्या बताएंगे साथियों, माइका भरा जाता है। इसके बाद में कम्यूटेटर के अंदर कोई ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास मेरी जो रहेगी उसके अंदर मैं आपको क्या काम करूंगा, पूरे डीसी जनरेटर के सारे पार्ट्स आपको विजुअल दिखाऊंगा कि आर्मेचर ये रहा तो इसका काम हमने जो सीखा था, क्या इसका वही काम यहाँ ये दिखा रहा है, वह सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इस प्रकार से साथियों ये कम्यूटेटर है, वर्ताकार इसकी आकृति होती है। सबसे पहले इसका काम पता होना चाहिए आपको, एसी को ये डीसी बना देता है, कैसे बनाता है वो सीखेंगे हम पूरे ध्यान से। इसके अंदर क्या लगे हैं, पतले पतले बिल्कुल पतली पतली मोटाई के बिल्कुल सेगमेंट्स लगे हैं, जो कि बने हैं सेगमेंट्स कठोर खींचे तांबे से। कठोर खींचा तांबा ही क्यों यूज किया, ताकि ये जल्दी से घिसे ना, क्योंकि होता क्या है, धीरे धीरे जब ये चलेगा तो कुछ टाइम के बाद में इनके ऊपर स्पार्किंग्स भी होने लग जाती है, इन कम्यूटेटर की पत्तियों के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर कई बार स्प्रिंग का दबाव भी नहीं बनता, थोड़ा सा कारूंश अगर हट भी जाए तो इससे क्या हल्की फुल्की स्पार्किंग होती रहती है। अगर ये नॉर्मल तांबा होता तो पिघल जाता, खराब भी हो सकता था, लेकिन उसको कठोर करके बनाया है तो जल्दी खराब नहीं होगा। और प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए हमें, तो हम प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए तो प्रॉपर जो अच्छा चालक है वो तांबा है, क्योंकि चांदी से दूसरे नंबर पर तांबा ही एक ऐसा पदार्थ है जो चालकता रखता है 2 नंबर की, तो हमने इसके अंदर तांबा यूज किया है। फिर उसके बाद प्रत्येक पत्ती के बीच के अंदर एक रोधन पदार्थ इंसुलेटर भरा जाता है, वो होता है माइका अबरक, ताकि आपस में सेगमेंट शॉर्ट ना हो जाए। अगर एक के अंदर अबरक हट गया, दूसरे के अंदर भी अबरक हट गया तो भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई वाइंडिंग्स वो शॉर्ट हो जाएंगी तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सारे ही सेगमेंट शॉर्ट हो गए तो फिर जो आर्मेचर वाइंडिंग वो जल जाएगी, क्योंकि हाई करंट का फ्लो होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये कम्यूटेटर हमारा यहाँ आकर चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हमारा अब जो 5 नंबर जो भाग है डीसी जनरेटर का, वो हम पढ़ते हैं कार्बन ब्रश। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर जो पार्ट्स है वो रहेगा कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश का क्या काम है साथियों, आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। जो पहली बार भी ये क्लास लगा रहा है उसको भी समझ में आ गया होगा कि कार्बन ब्रश का क्या काम है। कार्बन ब्रश क्या काम करेगा साथियों कि कम्यूटेटर ने क्या काम करके दे दिया, हमें आउटपुट में डीसी वेव फॉर्म बनाकर दे दी। आर्मेचर ने एसी बनाकर दी, जो बहुत गलत बात है। हमें तो डीसी चाहिए थी आउटपुट के अंदर। हमने डीसी जनरेटर को इसीलिए ही लगाया था कि हमें आउटपुट में डीसी वो दे दे, लेकिन आर्मेचर को ऐसा निकला कि उसने तो एसी वेव फॉर्म दी। क्योंकि माइकल फैराडे के नियम हम पढ़ चुके हैं चुंबक के अंदर, वहां हमने सीख लिया था कि अगर कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके जो अपने अंदर जो वेव फॉर्म बनाता है वो साइनसॉइडल ऐसी वेव बनाता है, डीसी वो नहीं बना सकता। उसका कारण भी हमने वहां चुंबक के अंदर देखा था। लेकिन कम्यूटेटर ने क्या काम करके दे दिया, हमने आर्मेचर के साथ घूमने, क्योंकि आर्मेचर तो रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला भाग है, तो उसके घूमने वाले पार्ट के साथ ही हमने कम्यूटेटर कस दिया। दोनों साथ साथ घूमेंगे, एक ही स्पीड पर घूमेंगे। तो दोनों साथ घूमेंगे तो कम्यूटेटर ने क्या काम करके दे दिया, एसी को डीसी बनाकर दे दिया हमें, जो कि हमें आउटपुट में चाहिए थी। लेकिन अब उस डीसी को बाहर भी तो लेना है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि मान लीजिए ये कार्बन ब्रश की पत्ती है, ये प्लस पॉजिटिव ईएमएफ दे रही है, ये नेगेटिव दे रही है, इनसे अपने डायरेक्ट कोई दो तार शोल्डर करके और बाहर ले आए और ये कोई लैंप से जोड़ दें। क्योंकि अगर ये कम्यूटेटर घूमेगा तो फिर तो वो वायर्स भी घूमेंगी, तो हमारा जो लैंप है वो भी घूमेगा, तो लैंप तो फिर हट जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए, और ऐसा हो भी नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हमें प्रॉपर सप्लाई चाहिए। एक सिरा हमें पॉजिटिव का चाहिए, एक सिरा हमें नेगेटिव का चाहिए। क्योंकि डीसी सप्लाई में क्या होता है, पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें प्रॉपर ये भी पता होना चाहिए कि हमारा पॉजिटिव का कार्बन ब्रश कौन सा है और नेगेटिव का कार्बन ब्रश कौन सा है। मान लीजिए हमने क्या काम किया डीसी जनरेटर से, मान लीजिए, क्योंकि आपको पता तो अब चल गया कि कार्बन ब्रश हम क्या काम करने वाले हैं, आउटपुट में जो डीसी वेव फॉर्म है वो लोड को देने वाले हैं। यहां से पिगटेल निकली होती है, पिगटेल माने टेल माने पूंछ, यहां से इसकी कार्बन ब्रश की पूंछ निकली होती है, मतलब कार्बन ब्रश का आउटपुट में यहां से लोड लेने के लिए यहाँ पे वायर्स निकले होते हैं। यहाँ उन वायर से हम क्या काम कर देंगे साथियों, कोई भी लोड होगा हमारा डीसी का, वो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कार्बन ब्रश थे हमारे, इनके अंदर यहाँ ये पिगटेल्स हैं, और यहां से हमने क्या काम कर लिया, डीसी का लोड हमने कोई भी कनेक्ट करना था वो कर लिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिव का कार्बन ब्रश कौन सा है और नेगेटिव का कौन सा है। क्योंकि एसी के अंदर तो हमें ध्रुवता का सिंगल फेज, केवल सिंगल फेज एसी के अंदर हमें ध्रुवता का अगर ज्ञान नहीं है कि फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन डीसी के अंदर अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारा पॉजिटिव का कार्बन ब्रश कौन सा है और नेगेटिव का कौन सा है, और मान लीजिए आपने बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा दिया, तो अगर आपने उल्टे सिरे जोड़ दिए तो बैटरी की जो प्लेट्स हैं वो खराब हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, हाई करंट का फ्लो होगा। इसलिए हर कार्बन ब्रश का आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन ब्रश हमें पॉजिटिव देने वाला है और ये नेगेटिव देने वाला है, और कार्बन ब्रश अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये एक नंबर कार्बन ब्रश पॉजिटिव देगा और 2 नंबर नेगेटिव देगा, तो सदैव ये पॉजिटिव ही देगा और ये सदैव नेगेटिव ही देगा। ये कार्बन ब्रश की विशेषता है। क्या काम करता है कार्बन ब्रश दोस्तों, कि जो कम्यूटेटर ने हमें डीसी वेव फॉर्म जो बनाकर दे दी है, उस डीसी को लोड को प्रदान करने के लिए हमें 2 या 4 या 6 या 8 कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी वाइंडिंग है। अगर लेप वाइंडिंग है तब तो हमें जितने पोल्स हैं उतने ही कार्बन ब्रश लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए 6 पोल है तो 6 कार्बन ब्रश लगाइए, 3 पॉजिटिव के और 3 नेगेटिव के।
तो पॉजिटिव के 3 को आपस में शॉर्ट करना है, नेगेटिव के तीनों को आपस में शॉर्ट करना है, दोनों से एक वायर्स बाहर ले लेंगे और उनसे अपने लोड कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग है और सिंप्लेक्स है तो उसके अंदर हमें सदैव ये कार्बन्स कितने को देखने को मिलेंगे, 2 कार्बन्स देखने को मिलेंगे, चाहे पोल्स की संख्या कुछ भी है। तो इस प्रकार से साथियों ये कार्बन ब्रश है। क्या काम होता है कार्बन ब्रश का, आपको समझ में आ गया। अब बात निकल कर ये आती है कि हमने जो ये ब्रश यूज किए हैं ये कार्बन के ही यूज क्यों किए, हमने ये ब्रश तांबे के यूज क्यों नहीं किए, एल्यूमिनियम के यूज क्यों नहीं किए, जबकि एल्यूमिनियम और तांबे की कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है वो कार्बन से तो बहुत बेहतर है। तो हम क्यों ना इसके अंदर अपने कॉपर का ही ब्रश लगा देते और यहाँ भी कॉपर का ब्रश लगा देते, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बन में बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम कार्बन के ही ब्रश यूज करते हैं। अब कौन कौन से गुण हैं वो सारा कुछ हम लिखेंगे अभी। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे साथियों कार्बन ब्रश के अंदर कि इसका काम क्या है। इसका काम क्या है कार्बन ब्रश का, ये रहे हमारे कार्बन के ब्रश। क्या काम है कि कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी को लोड को देना। जो कम्यूटेटर ने जो डीसी बनाकर दे दी है उसे लोड को देने के लिए कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जिनसे क्या निकली होती है दोस्तों, पिगटेल्स। पिगटेल्स मतलब कुछ नहीं, एक वायर्स हैं, वायर है जिनसे अपने लोड जोड़ेंगे, ये पिगटेल है। इसके बाद हम कार्बन ब्रश के अंदर सेकंड नंबर पॉइंट लिखने वाले हैं कि कार्बन ब्रश किस धातु के बने होते हैं। अब ये तो आप जनरल सी बात है, इतना तो माइंड सबका ही काम करेगा कि कार्बन ब्रश किस धातु के बने होंगे, तो वो कार्बन के बने होंगे, इसलिए इसका यूज नाम भी हमने क्या बोला, कार्बन ब्रश बोला। तो ये कार्बन के बने होते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी डीसी जनरेटर की मशीन है, कोई बहुत बड़ा डीसी जनरेटर है, तो उसके अंदर हम फिर ग्रेफाइट का ब्रश यूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि कार्बन से ज्यादा कंडक्टिविटी वाला पदार्थ फिर ग्रेफाइट आ जाएगा। तो ग्रेफाइट का हम फिर वहां यूज करेंगे बड़े डीसी जनरेटर के अंदर। साथियों क्या होता है कि जो कार्बन ब्रश है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, जिसके कारण हमने इसको यहां यूज किया है। तो क्या क्या गुण है वो गुण मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले एक बात बताता हूं कि ये जो ब्रश होल्डर है, ये हमारे क्या है साथियों, ब्रश होल्डर। इनमें क्या लगा होता है, हेलिकल स्प्रिंग लगा होता है, जो कि कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर पर प्रॉपर दबाव बनाए रखता है। क्योंकि अगर ये स्प्रिंग ना लगा हो तो कम्यूटेटर तो हमारा घूमेगा, तो कार्बन ब्रश तो नीचे आकर गिर जाएंगे। तो प्रॉपर दबाव बनाने के लिए यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, क्योंकि आपको पता होगा स्प्रिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, ये हेलिकल स्प्रिंग है और ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग है। इनके बारे में अपने आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है इसका प्रॉपर दबाव होना चाहिए। ज्यादा दबाव भी ना हो कि कम्यूटेटर हमारा घूम भी ना पाए, और इतना कम दबाव भी ना हो कि ब्रश बार बार खिसकते रहे। तो इसका दबाव कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका दबाव आप नोट कीजिएगा कि ये जो ब्रश होल्डर से ब्रश पर दबाव, प्रेशर जो होता है वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर ये कार्बन ब्रश का टुकड़ा है तो उस पर 100 ग्राम से 250 ग्राम के बीच बीच में उसका प्रेशर होना चाहिए स्प्रिंग का। ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो आप समझ पा रहे हो हमारा जो कम्यूटेटर है ये चलने में मुश्किल महसूस करेगा, और अगर कम दबाव होगा तो फिर स्पार्किंग होने लग जाएगी। एक पॉइंट हम ये भी लिखेंगे, जो साथी आईटी कर चुके हैं काफी बार इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है कि टाइम के साथ साथ में ये जो कार्बन ब्रश हमारा घिसता रहेगा, क्योंकि जैसे से ये कम्यूटेटर के साथ चलेगा, कम्यूटेटर चलेगा तो उसके साथ साथ ये ब्रश क्या रहेगा, धीरे धीरे घिसता रहेगा। तो कुछ एक लंबाई है
उस लंबाई को याद करना है कि उतनी लंबाई अगर रह जाए तो उसके बाद हमें ब्रश को फिर चेंज करना अनिवार्य हो जाता है। तो कितनी लंबाई रह जाए, तो आपको याद करना है मूल लंबाई का 1/3 भाग रह जाने पर ब्रश बदलना चाहिए। माने अगर ये ब्रश की लंबाई मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, मान लिया हमारा जो ये ब्रश है आयताकार ब्रश होता है, इसकी लंबाई मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का 1/3 जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी हमारा ब्रश अब 4 सेंटीमीटर का रह गया। तो अगर 4 सेंटीमीटर का रह गया तो फिर हमें ब्रश को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा कम्यूटेटर से और हमें आउटपुट में डीसी वेव फॉर्म भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगी, स्पार्किंग्स होगी, काफी सारे इसके इफेक्ट पड़ जाएंगे। तो 1/3 भाग जब रह जाता है कार्बन ब्रश तो उसे में फिर चेंज करना जरूरी है। और साथ ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/3 भाग तो रह गया तो घिसा कितना, फिर 12 में से 4 घटाया 8 सेंटीमीटर वो घिस चुका है। यानी कितना घिस गया है, तो कितना घिस चुका है वो मूल लंबाई का कितना, मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस चुका है। यानी 12 × 2/3 बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर घिस चुका है और 4 सेंटीमीटर वो अब रह गया है, तो उसे अब हमें चेंज करना जरूरी है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट हम कार्बन ब्रश में ये लिखेंगे साथियों कि हमने कार्बन ब्रश का ही यूज क्यों किया। तो मैं आपको थोड़ा बोलकर बता देता हूं, कोई इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है कि कार्बन ब्रश में कुछ विशेषता है। एक तो बात आपको पता होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, और अधातुओं के अंदर कुछ गुण है। क्या गुण है धातु के अंदर, कि हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले चैप्टर के अंदर ही, जहां हमने सीखा था कि जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। कुछ धातुएं हैं जहां तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और कुछ धातुएं हैं जहां तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। कुछ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ हैं, कुछ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ हैं। उनके बारे में अपने पूरे डीप तरीके से पहले और शायद दूसरे चैप्टर में भी पढ़ लिया था आपने। तो साथियों होता क्या है, जैसे जैसे कम्यूटेटर घूमेगा तो आप पता चला सकते हो कि हमारा जो कार्बन ब्रश है उसके साथ साथ गर्म होता रहेगा, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है। मूविंग पार्ट के साथ अगर आप कोई चीज जोड़ते हो तो वो तो गर्म होने वाला ही है। एक कार्बन ब्रश समय के साथ साथ क्या होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे। अगर हम इसे कोई धातु का बना देते, मान लीजिए तांबे का ही बना देते, तो गर्म होगा। तो गर्म होने से तांबे में क्या गुण होता है, तापमान बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारा लोड होगा उस पर हमें प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगी, करंट का मान हमें कम मिलेगा। दोबारा सुनिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि अगर अपने कार्बन ब्रश कोई धातु का बना देते तो धातु में तो ये गुण है कि उसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तापमान तो बढ़ने वाला ही है, क्योंकि जैसे जैसे कम्यूटेटर घूमेगा तो ये कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ने वाला ही है। और जैसे जैसे कार्बन ब्रश का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर अपने उसका तांबे का बना देते तो तांबे का प्रतिरोध भी बढ़ जाता, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तो उसकी फिर जो करंट आएगी वो कम आएगी, तो लोड हमारा काम नहीं करेगा। इसलिए अपने कार्बन का यूज किया, क्योंकि कार्बन एक अधातु है, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ग्रेफाइट के अंदर भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, माने कि अगर इनका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध इनका घटेगा। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उतने उसी अनुपात के अंदर इनका जो प्रतिरोध है वो घटता रहेगा, और प्रतिरोध घटता रहेगा तो हमारा जो लोड है उस पर प्रॉपर करंट हमें मिलती रहेगी, हमारा लोड काम करेगा। तो ये बात आप लिख लीजिएगा कि कार्बन एक अधातु है जिसका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और हमारा जो लोड है उसको प्रॉपर करंट मिलेगी। फिर कार्बन की आप वो पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर क्या है, कार्बन के अंदर एक गुण और भी है कि कार्बन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े में से
4 एम्पियर से 6 एम्पियर तक करंट गुजार सकता है, जो काफी ज्यादा करंट है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा बहुत छोटा टुकड़ा हो गया कार्बन ब्रश का, और उसमें से ये 4 से 6 एम्पियर करंट गुजार सकता है, जो काफी ज्यादा करंट है। ठीक है साथियों, और भी कार्बन में काफी सारे गुण हैं कि कार्बन ब्रश एक नरम धातु है, सॉफ्ट मेटल है, जो घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता, और अपने कार्बन ब्रश को समय समय पर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कार्बन ब्रश के अंदर काफी सारे गुण हैं, प्रॉपर्टी है कार्बन ब्रश के अंदर, जिसके कारण हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं यहां डीसी जनरेटर के अंदर। ठीक है साथियों, छठा पॉइंट हम लिखेंगे ब्रश होल्डर। तो ब्रश होल्डर के अंदर क्या है? ब्रश होल्डर के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जो कार्बन का प्रॉपर दबाव बनाए रखता है कम्यूटेटर के ऊपर। फिर हम सातवां जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रोकर प्लेट। चलो हम सातवें भाग के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा प्रॉपर, रोकर प्लेट, या जिसे सामान्य भाषा के अंदर रोकर आर्म भी बोला जाता है। तो साथियों कुछ नहीं है, ये जो ब्रश है ये ब्रश होल्डर में कसे हुए हैं, और जो ब्रश होल्डर है ये रोकर प्लेट या रोकर आर्म के अंदर लगे होते हैं। कई बार क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे डीसी जनरेटर के अंदर कुछ दोष भी होते हैं, जैसे आर्मेचर रिएक्शन है, कम्यूटेशन एक दोष आएगा जो मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाने वाला हूं। तो कम्यूटेशन एक दोष होता है, या वो दोष ना भी हो, कुछ टाइम के बाद में क्या है कि कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग होने लग जाती है। तो स्पार्किंग को कम करने के लिए, या कम्यूटेशन दोष होता है उसके अंदर भी स्पार्किंग होती है, तो उस चीज को बचाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए और प्रॉपर लोड को हमें सप्लाई मिलती रहे, तो कार्बन ब्रश की थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। कई बार मैं थोड़ा सा साथियों गलत बोल गया, आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन में हमें स्पार्किंग देखने को मिलती है, कम्यूटेशन में भी मिलती है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन में अगर अपने कार्बन ब्रश की स्थिति चेंज कर दें तो फिर वो स्पार्किंग कम भी हो जाती है। पूरी तो जीरो नहीं होगी, पूरी जीरो करने के लिए तो हम सीखेंगे कि हम कैपेसिटिंग वाइंडिंग करते हैं, तो हमें वहां पे आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देती है वो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। लेकिन अभी आप सीखो कि इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम के अनुसार क्या होगा, इस कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग होने लग जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत घिसता रहता है, किसी कार्बन ब्रश कहीं से तो ज्यादा घिस गया, कहीं से कम घिस गया, तो क्या होता है हमें कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है कुछ टाइम के बाद में। तो इस ब्रश की पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पर ये रोकर प्लेट लगी, ये बिल्कुल गोल छल्ला होता है जो कि पोर्सिलिन धातु का बना होता है। तो इसको क्या है, आप जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे ब्रश होल्डर घूमेगा, क्योंकि इसी के अंदर ब्रश होल्डर लगा हुआ है, और ब्रश होल्डर के अंदर लगा हुआ है हमारा कार्बन का ब्रश। तो जैसे जैसे ब्रश होल्डर घूमेगा वैसे वैसे ब्रश भी अपनी स्थिति चेंज करेगा। तो कार्बन ब्रश की पोजीशन को बदलने के लिए, उसकी स्थिति को बदलने के लिए रोकर प्लेट होती है, उसको हम घुमाकर कार्बन ब्रश की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो ये रोकर प्लेट का काम होता है। उसके बाद डीसी जनरेटर का देखो साथी, मुख्य मुख्य भाग तो डीसी जनरेटर के हो गए, जो हमारे जो मुख्य भाग है जिनका मतलब यूज होना ही होना है, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं इसको अब साफ कर देते हैं हमने। इसके बाद डीसी जनरेटर के अंदर आठवां हम भाग पढ़ सकते हैं कि डीसी जनरेटर में बेरिंग्स लगे होते हैं, जो कि बेरिंग्स आप समझते हो, कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, कोई भी रोटेटिंग मशीन है, चाहे वो पंखा है या मान लीजिए कोई मोटर है, जो भी रोटेटिंग करने वाली जो मशीन है उनके अंदर बेरिंग तो लगा ही होगा। छोटी मशीनें हैं तो बॉल बेरिंग लगता है, बड़ी मशीनें हैं तो नहीं सॉरी छोटी मशीनें तो बुश बेरिंग होता है, बड़ी मशीनें तो बॉल बेरिंग यानी थोड़ा गोलाकार आकृति का होता है, वो बेरिंग लगता है। ये तो आप सामान्य सी बात है, समझते हो। मैं तो बस एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बेरिंग्स होते हैं वो किस धातु के बनते हैं। कई बार हमारे साइंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो बेरिंग्स आप लिख लीजिएगा,
बेरिंग हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बेरिंग बनते हैं। छोटी मशीन होती है, छोटी मशीन है, छोटा डीसी जनरेटर है, तो बुश बेरिंग का यूज होता है। और बड़ी मशीन है तो बॉल बेरिंग का, जो कि बिल्कुल काफी बड़ा बेरिंग है, उसका यूज होता है बड़ी मशीनों के अंदर। तो ये बेरिंग्स हैं। उसके बाद साथियों डीसी जनरेटर के अंदर और कौन कौन से भाग लगे होते हैं? तो शाफ्ट होती है डीसी जनरेटर के अंदर, जिसको अपने घुमाते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए हमारा डीसी जनरेटर है, ये आर्मेचर हो गया, ये हमारा कम्यूटेटर हो गया। अब कम्यूटेटर को घुमाना है, माने आर्मेचर को भी घुमाना है, तो कम्यूटेटर से शाफ्ट निकली होती है यहां से, और ये कोई चीज के साथ कपल करके अपने डीजल इंजन के साथ में या कोई मोटर के साथ में कपल करके हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है इसका काम क्या है? आर्मेचर को या कम्यूटेटर को घुमाना। शाफ्ट किसकी बनी होती है? तो ये नरम लोहा या माइल्ड स्टील की भी बनाते हैं, माइल्ड स्टील की भी शाफ्ट बनाई जाती है। तो ये शाफ्ट हो गया। डीसी मशीन को शाफ्ट 9 भाग हो गया। 10वां भाग हम लिख सकते हैं कि एक आई बोल्ट लगा होता है। कोई भी बड़ी मशीन होगी और छोटी मशीन होती है, उनके ऊपर भी क्या होता है? इस प्रकार से एक गोलाकार, इसके साथ में वेल्डिंग किया हुआ एक छल्ला सा होता है। उसका काम ये है कि कोई भारी मशीन है उसको उठाना है, तो कोई क्रेन से उठाना है या मान लीजिए कोई और विधि से उठाना है, तो उठाने के लिए यहाँ पे एक क्या लगा होता है? आई बोल्ट लगा होता है मशीन को उठाने के लिए। और मशीन के नीचे आधार के रूप में काम करने के लिए ये बेड प्लेट होती है, बेड प्लेट, जो कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की ही बनाई जाती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर के 10-11 भाग होते हैं। डीसी जनरेटर में जो लगे होते हैं, मुख्य भाग क्या क्या है, दोबारा फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको मैं। एक तो डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो सबसे मेन पार्ट होती है। बॉडी का क्या काम है, ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं। तो बॉडी का क्या काम है? पूरे जो डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर, उसके जो हमने जो भाग पढ़े हैं उनको सुरक्षित रखना, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको रास्ता देना कि वो एन पोल से एस पोल की तरफ चला जाए। क्योंकि हम बॉडी किस पदार्थ की बनाते हैं? या तो कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की, जिसके अंदर लो रिलेक्टेंस होता है और हाई परमेबिलिटी होती है। बॉडी के बारे में हमने सीखा, आर्मेचर के बारे में हमने सीखा साथियों। लेकिन उससे पहले हमने 2 नंबर भाग पढ़ा था फील्ड पोल। फील्ड पोल का क्या काम था? मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको जनरेट करना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए 2 पोल होते हैं, दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। या तो वो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, स्थायी चुंबक हो सकते हैं, या फिर वो विद्युत चुंबक भी हो सकते हैं। विद्युत चुंबक को हमें फिर डीसी सप्लाई अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि स्थायी चुंबक बनाना है, स्थिर चुंबक बनाना है, तो स्थिर चुंबक डीसी सप्लाई से बनता है, जिसमें एन पोल रहेगा, एस पोल रहेगा। उसकी ध्रुवता चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें उसकी ध्रुवता चेंज नहीं करनी, क्योंकि माइकल फैराडे ने बताया था कि पोल्स और आर्मेचर यानी चालक के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज घूमनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या घुमा रहे हैं? आर्मेचर घुमा रहे हैं, पोल को हमें नहीं घुमाना। तो एन पोल को एन रखना है, एस पोल को एस रखना है। तो हमें फिर जो वाइंडिंग करनी है वो डीसी की वाइंडिंग, और उसको सप्लाई कौन सी देनी है? डीसी। कहां से देते हैं डीसी सप्लाई? वो हम पढ़ेंगे आगे। सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी डीसी सप्लाई फील्ड पोल में कैसे दी जाती है। उसके बाद तीसरा भाग हमने पढ़ा आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर का काम था कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो पोलों ने बनाकर दे दिया, उसको वो आर्मेचर अब काटे। आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग्स होती हैं, लेप या वे में से कोई एक वाइंडिंग करी जाएगी, और आर्मेचर को हमें कोई भी विधि द्वारा घुमाना पड़ेगा।
और आर्मेचर घूमेगा, अपनी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज जनरेट कर दे देगा, और एसी वोल्टेज को फिर डीसी वोल्टेज बनाने का काम कौन सा पार्ट करता है, तो कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर कैसे बनता है, कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में कौन सा इंसुलेटर मटेरियल होता है, वो याद करना है। उसके बाद कम्यूटेटर ने हमें डीसी सप्लाई बनाकर दे दी, उस डीसी सप्लाई को हमें अब लोड से जोड़ना है। तो रोटेटिंग पार्ट से हम डायरेक्ट कोई वायर नहीं लगा सकते, इसलिए हमने वहां दो क्या लगा दिए, कार्बन ब्रश। ये साथियों कार्बन ब्रश 2 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने कितने हो सकते हैं, ये सेकंड क्लास आप देख लीजिए मेरी लेप और वेव वाइंडिंग की, वहां से सीखने को मिल जाएगा कि कार्बन ब्रश किसमें 2 होते हैं, किसमें 4 होते हैं, किसमें 6 होते हैं। ये सारा कुछ आपको सेकंड क्लास में सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने सीखा कि कार्बन ब्रश हम यूज क्यों किया, कार्बन का ही यूज क्यों किया ब्रश बनाने में, कोई और धातु का यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मेन ये जो भाग थे, रोकर प्लेट के बारे में सीखा, ब्रश का हमने दबाव देखा कितना था कम्यूटेटर के ऊपर। तो ये सारे कुछ है डीसी जनरेटर के जो भाग है, ये हमने 3 क्लासों के अंदर हमने इसको कवर कर लिया है। पहली क्लास के अंदर हमने सीखा था, दूसरी क्लास के अंदर हमने लेप और वेव बाइंडिंग के बारे में सीखा था, और तीसरी क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के सारे भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। चौथी क्लास जो मैं लेकर आऊंगा, अब नेक्स्ट जो हमारी जो चौथी क्लास होगी, उसमें मैं क्या करूंगा, आपको प्रॉपर पूरा डीसी जनरेटर खोल के दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि उसमें आर्मेचर ये है तो इसका ये काम क्या है, कम्यूटेटर का काम क्या है, कैसा है कम्यूटेटर दिखावट के अंदर, ये सारा कुछ हम चौथी क्लास में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आज की क्लास आप पूरे अच्छे ढंग से सीख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जब आप चौथी क्लास देखोगे तो जब सारा कुछ आपने सीखा, समझा होगा, याद किया होगा, तो आपको चौथी क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।